Hello everyone, this is Priya Ranjan and you are watching me at Photon Physics, the Physics Man। तो आज का जो वीडियो है बिहार बोर्ड वालों के लिए है, चाहे वो हिंदी मीडियम से है चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम वालों के लिए सुटेबल वीडियो है। वन शॉट है किस पे? तो ईएमआई पे। वन शॉट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर का ज्यादा वैल्यू तो नहीं है, लेकिन कभी कभी 5 मार्क्स 2 to 5 मार्क्स के बीच में आता है। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और फिर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे लॉन्ग क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर में होती है जब म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस आपसे पूछा जाए। बाद बाकी आप इसमें शॉर्ट क्वेश्चन निपटाओगे और ऑब्जेक्टिव। तो अभी हम लोग वो चैप्टर्स को कवर अप करेंगे जहाँ पे हमें शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव से काम चलाना हो। लॉन्ग क्वेश्चन तो चलेगा, लॉन्ग शाम को वीडियो आते रहेगा, वो वीडियो ऑनलाइन एक्चुअली रहेगा, वीडियो नहीं आएगा शाम को 5 से 6, उसको भी आपको कंटिन्यू करना है। और उसमें पार्ट 1 रिलीज कर रहे हैं, करंट से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमने ऑलरेडी कर रखा है, चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म देखेंगे, ईएमआई देखेंगे। ईएमआई तो ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन फिर से देखेंगे और एसी भी देखेंगे और सेमीकंडक्टर के लिए भी वन शॉट आएगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग किसका वन शॉट देखने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और सवाल होता है कि इस चैप्टर को जो ईएमआई है उसको किस हिसाब से पढ़ा जाए। ईएमआई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसको किस हिसाब से पढ़ा जाए कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी निकल जाए और वन शॉट भी निकल जाए, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल जाए। देखो हम लोग ईएमआई को इस पूरे चैप्टर को 4 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। पहला फैराडेज लॉ। एक्चुअली फैराडे लॉ है क्या, किस तरह से एक्ट करता है, इसका फॉर्मूला क्या है? अब आप देखिएगा, आपका एनसीईआरटी पढ़ा है फैराडे का सिंगल लॉ और आपको पूछा जाता है आपसे बोर्ड में फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ऐसा कुछ करके। अरे है क्या? चलो अच्छा, ईएमआई का फुल फॉर्म तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हिंदी बोले तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे फैराडे का नियम, फैराडे का नियम। फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लेंज लॉ और मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ जिसको हम लोग गतिक विद्युत वाहक बल, इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्हीं दोनों के बीच में एक छोटा सा हम लोग टर्म पढ़ेंगे, छोटा सा जो फेमस है, लेंज लॉ, लेंज का नियम, लेंज का नियम 4 लाइन का लॉ है, दैट्स ऑल, लेंज का नियम। अब मोशनल, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंडक्टेंस। ये इंडक्टेंस या इंडक्शन कह लो फेनोमेना, इसी में इंडक्टेंस आता है। चलो इंडक्टेंस ही पढ़ लेते हैं। इंडक्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेरकत्व, हिंदी में बोलते हैं प्रेरकत्व। इंडक्टेंस कितने तरह का होता है, सेल्फ क्या क्या फॉर्मूला होता है, म्यूचुअल का क्या फॉर्मूला होता है, ये क्या है, कैसे डिराइव करते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद लास्ट ट्रांसफार्मर सेक्शन। देखो ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर सॉरी मोटर सेक्शन या हम लोग कहते हैं एसी जनरेटर भी बोलते हैं इसको, इस सेक्शन से पूछा नहीं जाता है, बस आपको फॉर्मली पढ़ा दिया जा रहा है कि कभी हो सके पूछना होगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा एसी जनरेटर। लेकिन इस सेक्शन से एसी जनरेटर से एक्चुअली पूछा जाता नहीं। इनके बीच में हम लोग एक शानदार सा पढ़ते हैं, फोकॉल्ट करंट, फोकॉल्ट धारा, जिसको आप जानते हैं ईडी करंट के नाम से। ईडी करंट, ईडी करंट बोले तो भंवर धारा, हिंदी बोले तो भंवर धारा। फेमस क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, बार बार पूछता है एडी करंट, व्हाट इज एडी करंट, भंवर धारा किसे कहते हैं। बड़ी फेमस क्वेश्चन है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है।
बहुत फेमस क्वेश्चन है, कौन सा? व्हाट इज ईडी करंट, जिसको हम लोग फोकल करंट या फोकल धारा के नाम से भी जानते हैं। जो ईडी करंट है, कौन सा करंट है? ईडी करंट, जिसको फोकल करंट कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, 2 नंबर में जब भी पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। इसी के बीच एक और हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होगा, चाहे इधर कह लेते हैं, इसका नाम होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स। और यहां पर हम लोग छोटा सा पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी बोले तो ऊर्जा घनत्व। अब मोटा मोटी मैं आपसे बातें करूं तो कहोगे सर कुल मिला के आपको 8 टॉपिक पढ़ना है, दैट्स ऑल इस चैप्टर में। शुरुआत करेंगे फैराडेज लॉ से, फिर इसको आगे हम बढ़ेंगे, लेंज लॉ भी पढ़ाएंगे। तो फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, फिर मोशनल ईएमएफ, फोकल्ट करंट क्या होता है, इंडक्टेंस पे आएंगे, एनर्जी डेंसिटी। ये बीच में ही शुरुआत कर लेते हैं, बीच में कभी भी पढ़ा देंगे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। तो एक्चुअली आपको, और एसी जनरेटर काम का नहीं है फिर भी पढ़ाएंगे, है ना। आई मीन काम का तो है, जब पूछेगा तो 5 मार्क्स पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। इधर क्लियर? तो आपको बहुत अच्छे से जानकारी है इन सारे चीजों को। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ऐसे ले लीजिए, रिवीजन करते समय आपको फायदे का सौदा होगा आपके लिए। इसमें सबसे पहले मैं 2-3 चीजों पे स्टार दे दूं जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वो है आपका, एक है फैराडेज लॉ, दूसरा है लेंज लॉ, तीसरा है ईडी करंट। फोकल्ट करंट को ईडी करंट कहते हैं। कभी कभी बच्चा ईडी करंट पढ़ के जाता है और पूछ देता है फोकल्ट करंट। अब कहता है कि हमारे टीचर तो पढ़ाए ही नहीं, आपके टीचर पढ़ाए थे लेकिन आपको आइडिया है नहीं। तो आप याद रखिएगा, जो जो ईडी करंट खोजा था फोकल्ट नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए इस करंट को हम लोग फोकल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं, नॉट ओनली ईडी करंट। इट्स ओके। तो हम लोग आगे मूव करेंगे। क्या है फैराडेज लॉ? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज फैराडेज लॉ? व्हाट इज फैराडेज लॉ? लेकिन फैराडेज लॉ पूछा जाएगा तो ऑफ ईएमआई लगाना जरूरी है, क्योंकि फैराडे का एक और लॉ आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, फैराडेज लॉ ऑफ डिपोजिशन। तो अब यहाँ पे पूछा जाएगा व्हाट इज फैराडे लॉ। फैराडे के नियम से क्या समझते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि फैराडे के नियम को लिखिए। अब देखिए, अब आपका दिमाग कहाँ घुमा देता है, बोर्ड कहेगा फैराडे के द्वितीय नियम को लिखो। भाई साहब, प्रथम नियम द्वितीय नियम दोनों हम लोग कंबाइन पढ़ेंगे। अच्छा चलो ठीक है सर, पूछेगा तो, अब तो बोर्ड के लिए बता रहे हो सर, तो बोर्ड के लिए पूछेगा तो कैसे बताओगे? हमने कहा ठीक है पढ़ ही लेते हैं। प्रथम नियम और द्वितीय नियम, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, कोई अलग अलग लॉ होता नहीं है, लेकिन इसको बना दिया गया है ना, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, किनके द्वारा? तो बोर्ड के द्वारा। चलो ठीक है, देखते हैं। प्रथम नियम फैराडे लॉ का फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज या फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ, है ना, लिख नहीं रहे। तो देखेंगे, कहता है फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि किसी कुंडली में ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होगा जब तक उस कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहेगा। जब तक उस कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। तो आपको प्रथम जो लॉ है, फर्स्ट लॉ है, इससे उसको पूछा वछा ज्यादा नहीं है, बस मैंने आपको समझाया है कि प्रथम लॉ क्या कहता है कि किसी कुंडली से में विद्युत वाहक बल इंड्यूस ईएमएफ तब तक प्रोड्यूस होगा, तब तक उत्पन्न होगा जब तक उससे विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे, या उससे गुजरने वाले विद्युत चुंबकीय या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे, या चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन होता रहे। उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? फैराडे फर्स्ट लॉ। और आप कभी याद नहीं कीजिएगा, फैराडे फर्स्ट लॉ पूछे, फैराडे सेकेंड लॉ पूछे, फैराडे कुछ भी पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक माइंडसेट बनाना है कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ पे हमको जाना माना नहीं है। सिंपल आपको याद रखना है, व्हाट इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछेगा, या पूछे व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ, सेकंड नहीं पूछता, फर्स्ट नहीं पूछता, तो सेकंड लॉ पूछे या फैराडेज लॉ पूछे, कुछ भी पूछे, आपको बताना वही है जो हम अभी बता रहे हैं।
तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग या फैराडे के नियम के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के समय दर के समानुपाती होता है। उस किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के समय दर के समानुपाती होता है। फिर से मैं रिपीट करूं, इंग्लिश मीडियम वाले तो समझ गए होंगे। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द induced EMF in the coil is directly proportional to the time rate of change of magnetic flux through the coil। हिंदी मीडियम वाले एक बार फिर से सुने। किसी कुंडली से किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के समय दर के बराबर होता है या समानुपाती होता है। इतना ही है, ये इतना ही स्टेटमेंट है। फिर हम लोग एन के लिए लिखते हैं, एन टर्न्स के लिए अलग बात है, फाइनल फॉर्मूला अलग बात है। अब इतना स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने इंग्लिश में बोला, हिंदी में बोला, लिखाएंगे नहीं, आपको सुनना है बार बार। अगर आप एक बार में नहीं ग्रैप कर पा रहे हो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 2 मिनट इधर 2 मिनट इधर करके बार बार सुनो, सुनोगे सबसे, सुनोगे फिर ढंग से सुनोगे, फिर इसको लिखोगे और लिखना आपको है, मैं लिख नहीं रहा। हाँ, मैथमेटिकली टर्म क्या होगा वो दिखा रहा हूँ। तो इंड्यूस ईएमएफ कहता है ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। बस याद रखना, यहाँ फाई लिखते समय बी लिखना है ना। और एक और टर्म पे डिपेंड करता है ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कि इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू माइनस एन टाइम्स ऑफ, तुम कहोगे नहीं सर ऐसे लिखो, मैंने कहा ऐसे लिखो, एन डी फाई बाई डी टी। अब ये आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो ऑब्वियस सी बात है एक कांस्टेंट आएगा माइनस के टाइम्स ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। अब k का वैल्यू 1 हो जाता है हियर, k इज इक्वल टू 1 और फॉर्मूला हमारा निकलता है ईएमएफ का, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि जैसे मैंने छोड़ा है वैसे आपको नहीं छोड़ना है। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड डीबी, डी मतलब बताता है मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो यही है फैराडेज। अब इसको फैराडेज सेकंड लॉ बोलते हैं, इसको फैराडेज लॉ पूछ लेते हैं। अरे कुछ भी पूछे आपको लिखना यही है, इधर क्लियर, बस स्टेटमेंट और एक कहानी कर दोगे, आपका 2 नंबर फिक्स है। तो फैराडेज लॉ इधर क्लियर। अब फैराडेज लॉ पे क्वेश्चंस आते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो याद रखना डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, दैट्स ऑल। चलो मैं करा भी देता हूँ। कभी पूछ देगा कि बताओ फाइव इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4, फाइंड ईएमएफ या करंट। ईएमएफ पूछेगा तो सिर्फ डी फाइव बाई डी टी लिख के छोड़ देना है। अगर आपसे करंट पूछेगा तो रेसिस्टेंस से डिवाइड करके करंट निकालना है। तो फाइंड ईएमएफ एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड मान लेते हैं। तो बस ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, माइनस डी फाइव बाई डी टी। अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो मॉड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मॉड। अच्छा, माइनस साइन आपको डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। माइनस क्या था ये आइडिया नहीं आया था फैराडे को, तो कौन बताएगा माइनस क्या है, तो लेंज लॉ बताएंगे। कौन बताएंगे, लेंज साहब बताएंगे। चलो हम लोग देखते हैं। तो ई एम एफ इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ माइनस मैग्नीट्यूड करना है सिर्फ, तो डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4। समझदार हैं जो लोग, उनको आइडिया है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 3-5 करने की जरूरत नहीं है सर, डायरेक्ट मैं ऐसे लिखूंगा 0। पावर लगाओ, पावर से हटाओ, 3t स्क्वायर बाई डी टी, पावर लगाओ पावर से घटाओ, बीच में प्लस तो प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2t dt। हमें नहीं लगता है कि ये सब करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 dt। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोल बंधु 0। ये पावर लगाओ, 3 कांस्टेंट है बाहर, पावर लगाओगे 2, पावर से 1 घटाओगे 2 से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, प्लस 2 बाहर, dt बाई dt का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो कहानी होगा 6t प्लस 2 वोल्ट। अब देखो हमें t का वैल्यू दे रखा है कितना सेकंड पे 1, वैल्यू पुट करेंगे 6 प्लस 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 प्लस 2, क्योंकि यहाँ तो हमारा 2 में टाइम है नहीं, सिर्फ 1 में है,
तो कितना हो जाएगा 6 और 2 बोलो कितना वोल्ट 8 वोल्ट। अगर यही पूछ दे कि नहीं हम रेसिस्टेंस यूज कर रहे हैं जिस रेसिस्टेंस का वैल्यू 4 ओम है तो डिवाइड कर दो 4 से। किससे डिवाइड करोगे 4 से तो करंट आ जाएगा हमारा 2 एम्पियर। अगर नहीं कहेगा नहीं हमारा रेसिस्टेंस दे रखा है 8 ओम 1 एम्पियर आएगा। तो सिंपल इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा। अभी जो इसके पहले बताया वो शॉर्ट क्वेश्चन था, ये आएगा ऑब्जेक्टिव में। तो हमारा फैराडे लॉ खत्म। आपको याद रखना है फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कुछ भी लॉ पूछे फैराडे लॉ सेकंड लॉ ही लिखना है, फैराडे लॉ ही लिखना है। और सिंपल सा कुछ माथा बच्चे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लॉ बताया मैंने क्या किया है, बोर्ड वाले लोग क्या करके रखा है कि नहीं जब तक चेंज तभी तक करंट, भाई साहब सब जानते हैं। हेनरी ने 3 एक्सपेरिमेंट करके बताया था। ओके ओके चलो अब इससे आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा है लेंज लॉ। लेंज लॉ, लेंज का नियम। ये लेंज का नियम उन लोगों के लिए वैलिड है जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं, या जिस टीचर के पास पढ़ते हैं उन्हीं की बुराई करते हैं, या जिनसे ज्ञान हासिल करते हैं उन्हीं का बुराई करते हैं। तो उनके लिए वैलिड है ये लॉ। मतलब वैलिड क्या है, वैलिड तो सबके लिए है, उनके लिए एकदम परफेक्ट मैचिंग है लॉ, है ना। लेंज लॉ, लेंज लॉ कहता है कि किसी कॉइल में, किसी कुंडली में, किसी कॉइल में या कुंडली में करंट का डायरेक्शन डिटरमाइन करता है। कौन सा लॉ, लेंज लॉ। कि करंट इस डायरेक्शन में उत्पन्न होता है कि हमेशा ये अपोज करता है। अच्छा इसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, ये सिर्फ स्टेटमेंट है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। लेंज लॉ कैसे आप लोगों के लिए वैलिड है, आप लोगों के लिए सॉरी, मतलब उन बच्चों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो जिसका खाते हैं उसी थाली में छेद कर देते हैं, उनके लिए है। कैसे कहता है कि इसको उत्पन्न, एक करंट है उसको उत्पन्न कौन कर रहा है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है। अभी चेंजिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग चाहिए। अब मान लो ये बढ़, चेंज दो तरह से होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बढ़ेगा तब भी चेंज होगा, घटेगा तब भी चेंज होगा। अब मान लो ये बढ़ के, फ्लक्स है ना, बढ़ के चेंज हो रहा है, तो करंट इस डायरेक्शन में जनरेट होगा, इसके फ्लक्स को घटाएगा, मतलब उत्पन्न करने वाले को ही घटाएगा। जो बढ़ रहा होगा तो घटाएगा और घट रहा होगा तो बढ़ाएगा, उल्टा काम करता है, अपोज करता है। पहले समझने का चीज है, फिर मैं स्टेटमेंट बोलूंगा तो फिर से सुनो। क्या कहता है लॉ कि किसी कॉइल में, किसी भी कॉइल में, किसी भी कुंडली में, किसी भी कॉइल में, किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा की दिशा, किसी कॉइल या कुंडली में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि वह हमेशा उत्पन्न करने वाले फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। यह हमेशा उत्पन्न करने वाले फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। फिर से सुनेंगे हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो 2 लाइन का है, आराम से कर लेते हैं, पर हिंदी मीडियम वालों के लिए रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ध्यान से सुनना। लेंस लॉ क्या है, तो आप लिखेंगे बजाते हिंदी मीडियम वाले, लेंस के नियम के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि हमेशा यह उत्पन्न करने वाले विद्युतीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करती है। हमेशा यह हमेशा उत्पन्न करने वाले विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। याद रखना विद्युतीय फ्लक्स में बोल रहा हूँ, विद्युतीय क्षेत्र में नहीं। अलग बात है कि विद्युतीय क्षेत्र का ही विरोध करने लगता है, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला, फ्लक्स पाई का फार्मूला आपको ही पता है क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो भाई साहब फ्लक्स में परिवर्तन तो मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन, एरिया फिक्स रहता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेंज लॉ। कौन सा लॉ, मैं रिपीट करना चाहूंगा, व्हाट इज लेंज लॉ। तो सिंपल भाषा में कहेंगे अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट in a coil in a such a manner that it always opposes the change in flux which produce it. According to Lenz law, the produced or induced EMF or current, no, फिर से सुना। According to Lenz law, the direction of induced EMF or current in a such a manner that it always opposes the change in magnetic flux which produce it. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप बार बार सुनेंगे, इसको बार बार लिखेंगे। लेंज लॉ इंपॉर्टेंट है, याद रखना
ईडी करंट, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी के लिए जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बाद बाकी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, मैं फिर से रिपीट करूंगा। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, the direction of induced EMF or current in a such a manner that it always opposes the change in flux which produce it. It always opposes the change in flux which produce it. is that clear? तो आपने कहा ठीक है सर। तो लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या बताता है? तो डायरेक्शन को बताता है कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा। नहीं कुछ याद होगा, इतना बुद्धि रहेगा ना, बस ये बता देना कि लेंज का नियम ये बताता है कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा, और इस प्रकार से होगा कि हमेशा उत्पन्न करने वाले फ्लक्स का ही विरोध करता है। जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद कर देंगे, जो हमको बढ़ा रहा है उसी का हम अपोज कर रहे हैं। अपोज करने दो सेंस में होगा, अगर हमें बढ़ा रहा होगा तो हम उसको घटाएंगे, और हमको घटा रहा मतलब वो अगर बढ़ रहा होगा तो उसको हम घटाएंगे, और घट रहा होगा तो बढ़ाएंगे। अपोज कर रहा है, जो चाह रहा है उसका अपोजिट काम करना है, जो चाह रहा है उसके क्या करना है, अपोजिट काम करना है। इसी लॉ को हम लोग क्या नाम देते हैं, लेंज लॉ। इधर क्लियर? और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बताओ नॉर्थ पोल आ रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल इस कॉइल में आ रहा है, तो जो पास आएगा वही बनेगा, तो नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ बनेगा। क्या बात कर रहे हैं सर, नॉर्थ बनता नहीं, एक्चुअली करंट का डायरेक्शन बताने के लिए बताया जाता है कि नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ बनेगा मतलब इस तरह से करंट का डायरेक्शन होगा। अगर यही कॉइल है, अगर इसके तरफ साउथ आ रहा होता तो साउथ बनता, साउथ मतलब करंट का डायरेक्शन बता रहा है कि ऐसे होगा करंट, इस वाइज होगा, ऐसे होगा करंट का डायरेक्शन। इसका ठीक उल्टा है, तो अगर साउथ आएगा तो जो आएगा वो बनेगा, जो आएगा वो बनेगा, साउथ आएगा तो साउथ बनेगा, नॉर्थ आएगा तो नॉर्थ बनेगा, और जो जाएगा उसको उल्टा बनेगा। इट मीन्स कि अगर कॉइल लेते हैं और यहाँ पे नॉर्थ पोल को भगा रहे हैं, यहाँ दूर कौन जा रहा है, नॉर्थ, तो यहाँ क्या बनेगा, साउथ। अरे साउथ नॉर्थ कहने का मतलब करंट का डायरेक्शन इधर इस तरह से होगा, और यही कॉइल है। अब अगर साउथ जा रहा है, क्या जा रहा है, दूर, साउथ, दूर कौन जा रहा है, साउथ पोल, तो बताओ क्या बनेगा, तो यहाँ पर नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ मतलब करंट का डायरेक्शन है, इस तरह से होगा, तो जो आएगा वो बनेगा, जो आएगा वो बनेगा, जो जाएगा उसके उल्टा बनेगा, जो जाएगा उसके उल्टा बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। चलो लेंज लॉ कहानी खत्म। अब हम लोग आते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ हिंदी में बोलते हैं इसको गतिक विद्युत वाहक बल से क्या समझते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मोशनल ईएमएफ, गतिक विद्युत वाहक बल से क्या समझते हो। तो सिंपल आप कहिएगा, ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन, ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन देयर इज अ करंट in along the conductor, yeah, there is voltage inside या along the conductor which is known as motional EMF। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड देयर इज करंट और EMF at the end of the conductor, ये along the conductor which is known as motional EMF। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाला घबराना नहीं है, फिर से आपकी भी बारी आएगी, पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ। क्या है व्हाट इज मोशनल ईएमएफ, तो आप क्या कहेगा, ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड देयर इज ईएमएफ और करंट, ईएमएफ ही कहोगे, ईएमएफ अलोंग द कंडक्टर व्हिच इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। हिंदी मीडियम वाले, किसी चालक के किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण उसके अनुदिश विद्युत वाहक उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण उसके अनुदिश उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो सिंपल साफ शब्द में मोशनल ईएमएफ का समझ में आया। मोशनल ईएमएफ पूछेगा, बिल्कुल आपको बार बार सुन लेना है, क्वेश्चन लिख लेना है और आंसर भी लिख लेना है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, मोशनल ईएमएफ, इमोशनल ईएमएफ, मैं ऐसे मजाक के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, इसको लिखा ही जाता है इमोशनल,
ऐसे इमोशनल, एक्चुअली एप्सिलॉन है। VLB याद रखेंगे, VLB, VLB या VLB। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सर V क्या है? वेलोसिटी। V है वेलोसिटी या स्पीड कह लो, अभी क्या है? स्पीड है। स्पीड बोले तो चाल है। सर B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बोले तो चुंबकीय क्षेत्र। L क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड है सर, लेंथ ऑफ द रॉड। L क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। V क्या है? स्पीड है सर। B वेलोसिटी फॉर सेंस, स्पीड को दे रहा है। अगर सर नचाने लगे तो एक रॉड ले लिए, अब इसको नचाने लगे ऐसे, तो याद रखना उस समय ईएमएफ का फार्मूला, रोटेशनल ईएमएफ का फार्मूला, घूर्णी ईएमएफ का फार्मूला याद रखना, बी ओमेगा आर स्क्वायर। अगर लेंथ एल है, अगर लेंथ क्या है? बोर्ड थोड़ा ज्यादा साउंड कर रहे हैं, क्या बात है भाई? करने दो। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, अगर लेंथ एल है तो, अगर रेडियस होगा तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। रॉड, डिस्क, रिंग सब के लॉन्ग यही होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। इज दैट क्लियर? तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। मोशनल ईएमएफ क्या होता है ये मैंने बताया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। स्क्रीनशॉट लेते चलो, 3 उंगली फेरो, स्क्रीनशॉट हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं सर फोकॉल्ट करंट या ईडी करंट। फेमस नाम तो ईडी करंट है, लेकिन कभी कभी आपको गच्छा देने के लिए बोर्ड पूछता है व्हाट इज फोकॉल्ट करंट। फोकॉल्ट, फोकॉल्ट करंट कभी ऐसा भी लिखा रहता है CFOUCAULT, फोकॉल्ट करंट नाम है भाई साहब। आप बीर, BIR लिखो, BER लिखो, बीर, बीर कुमार, बीरे कुमार होगा। चल इधर देख, वीर से नजर आया, याद आया बालवीर। यार कहीं ठंडा है कहीं गर्म है यार, बोर्ड कुछ इशारा कर रहा है। हिंदी में बोलते हैं इसको भंवर धारा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भंवर धारा या फोकॉल्ट धारा। भंवर धारा या फोकॉल्ट धारा, फोकॉल्ट धारा। तो बात बराबर है भाई साहब, भंवर धारा कह लो, फोकॉल्ट धारा कह लो। सर होता क्या बोले बता दो सर। हम कहते हैं ध्यान से सुनो, याद रखना, ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स, नॉट फील्ड, नॉट कुछ, ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स, EMF induced on the surface of conductor in the form of loop is known as ED current। फिर से सुनो, ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर से सुनेंगे, ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स, EMF induced on the surface of metal, on the surface of metal in the form of loop or whirlpool is known as eddy current, is known as eddy current। ED, whirlpool, loop सबका मतलब सेम होता है, ऐसे 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 इस फॉर्म में, इस डायरेक्शन में करंट जनरेट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ईडी करंट। जलेबी टाइप का होता है ना, इसलिए इसका क्या नाम पड़ता है? ईडी करंट, दूसरा कोई रीजन नहीं है। ईडी का मतलब ही होता है भंवर, लूप, वर्लपुल। वर्लपुल कंपनी है, इसका भी लोगो देखिएगा तो इसी तरह का आपको मिलेगा। तो याद रखना कि क्या, फिर से मैं इंग्लिश मीडियम वालों को रिपीट कर रहा हूँ, फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए रिपीट करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुनेंगे, क्या है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए? ड्यू टू वेरिएबल, ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉट फील्ड, ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स। हो सकता है वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया की वजह से हो या फिर फील्ड की वजह से, दोनों आएगा। फ्लक्स आएगा तो दोनों, फ्लक्स आएगा तो दोनों आएगा। वेरिएबल फ्लक्स है, हो सकता है एरिया बदल जाए, मैग्नेटिक फील्ड बदल जाए, हो सकता है एरिया बदल जाए, हो सकता है एंगल बदल जाए, तो कुछ भी हो सकता है, याद रखना। इसलिए मैंने तीनों को कंबाइनली बोला कि ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज current on the metal surface or on the surface of metal in the form of loop
और वर्लपूल इज नोन एज एडी करंट और फोकल करंट। इसका दो यूज है, एक याद रखना इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, हाई स्पीड ट्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम के लिए होता है, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के रूप में फर्नेस, और तीसरा भी बता दिया। फर्नेस मतलब होता है कि या इंडक्शन फर्नेस कह सकते हैं आप, हिंदी में बोलते हैं इसको भट्टी के रूप में, प्रेरण भट्टी, हिंदी मीडियम वाले याद रखना। उच्च गति के ट्रेनों में ब्रेक लगाने के लिए, उच्च गति के ट्रेनों में किसमें ब्रेक लगाने के लिए, और धातु कर्म में, या धातु कर्म कह लो या फिर सिंपल तुम कह सकते हो कि प्रेरण भट्टी के रूप में धातु कर्म में। धातु कर्म कहने का मतलब होता है मेटलर्जी। आप इंग्लिश मीडियम वाले का पुराना सिलेबस था, आप तो शायद हट गया है, रिड्यूस हो गया है, मेटलर्जी। तो हिंदी मीडियम वाले में इसको बोलते थे धातु कर्म। तो वही धातु कर्म के लिए मतलब लोहे के टुकड़ों या अलग अलग मेटल के टुकड़ों को कैसे पिघलाया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों को, या बड़े बड़े से बड़े स्क्रैप यार्ड में पड़े हुए स्क्रैप को कैसे पिघलाया जाए। तो पिघलाने के लिए हम लोग वही इंडक्शन, ये जहाँ उत्पन्न होता है ना वो शॉर्ट सर्किट होता है, तो गर्मी उत्पन्न होता है, उस गर्मी से पिघल जाता है। इसलिए आप दो याद रखना, पहला ब्रेकिंग सिस्टम में, पहला किसमें ब्रेकिंग सिस्टम, और दूसरा क्या याद रखना है, सिंपल सा है, दूसरा किसमें याद रखना आपको, बहुत आसान, फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, हिंदी बोले तो प्रेरण भट्टी में। चलो, तो हिंदी मीडियम वाले सर, हिंदी मीडियम भरम भंवर द्वारा किसे कहेंगे, तो आप कहेगा परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स के कारण धातु के सतह पे लूप या भंवर के रूप में उत्पन्न विद्युत धारा को हम लोग क्या नाम देते हैं, भंवर धारा या फोकॉल्ट धारा कहते हैं। फिर से सुनो, परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स, परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स के कारण धातु के सतह पर भंवर के रूप में उत्पन्न विद्युत धारा को भंवर धारा या लूप के रूप में उत्पन्न विद्युत धारा को भंवर धारा कहते हैं। इसके दो यूजेज हैं, हाई स्पीड ट्रेन में ब्रेक लगाने में, ब्रेकिंग सिस्टम में या ब्रेकिंग निकाय में, और प्रेरण भट्टी के रूप में। सिंपल, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हिंदी मीडियम वाला सुनेंगे, किसकी वजह से, ड्यू टू व्हाट, परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स के कारण धातु के सतह पर, धातु के सतह पर लूप या भंवर के रूप में उत्पन्न विद्युत धारा को भंवर धारा या फोकॉल्ट धारा कहते हैं। चलो, कहानी खत्म। ये था एडी करंट, याद रखना दो यूज, बिल्कुल याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं आगे, एडी करंट के बाद हमारा इंपॉर्टेंट होता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस पढ़ने के पहले थोड़ा सा फ्लक्स पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, हिंदी में बोलते हैं इसको चुंबकीय फ्लक्स। कहते किसको है सर, चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स? इसको पहले फाई बी से डिनोट करेंगे, किससे सूचित करेंगे, फाई बी। ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, अदिश है, पंच राशि है, अदिश। इसका ऐसा यूनिट होता है वेबर, डब्ल्यू बी इसको लिखते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर। सीजीएस यूनिट भी होता है, बोलेंगे नहीं, उससे जाना भी नहीं है। चलो, वेबर होता है, याद रखना 1 वेबर डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। इसलिए टेस्ला के बदले कभी कभी हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेस्ला भी बोलते थे। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता था वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, याद रखना ई है फ्लक्स, ई बा फ्लक्स, ई बा हाई 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 टी, ये चुंबकीय क्षेत्र बा, चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इन दोनों में रिलेशन होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये रिलेशन। तो आते हैं फ्लक्स पे, तो सिंपल मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग 5b से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, या सिंपल इसको ऐसा लिख सकता है बी डॉट ए। कहोगे सर वेरिएबल के लिए उधर जाना भी नहीं है, वेरिएबल के लिए ऐसे लिख दे रहा हूँ, उधर जाना नहीं है भाई साहब, मैं लिख दे रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। ये याद रखना वेरिएबल के लिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेरिएबल है, एरिया हमारा प्लेनर नहीं है, कर्व है, लीनियर नहीं है, साइड एज या साइड,
उस केस में ये सारा चीज हम लोग करेंगे। ये था मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का ये अदिश है कि सदिश है पूछेगा तो अदिश राशि है। बोलो ऐसा यूनिट क्या होता है? वेबर, WB, वेबर। वेबर किसका ऐसा यूनिट होता है? दो ऐसा यूनिट इस चैप्टर में पूछता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स का और एक इंडक्टेंस का। इंडक्टेंस का हेनरी होता है, H हेनरी। क्या क्या? कैपिटल H हेनरी, और इसका WB, कैपिटल W और B वेबर। एक्चुअली क्या होता है? वेबर WB से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ो। इट्स ओके। ये सारा चीज ऐसा यूनिट, ये सारा चीज याद रखना, फॉर्मूला याद रखना। बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा किसका किससे डिनोट करते हैं भाई साहब? अरे सब स्क्रीनशॉट लेते जाओ, रिवाइज करते जाना, रिकॉल करते जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलो अब आते हैं इंडक्टेंस पे। सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व, या म्यूचुअल इंडक्टेंस, MUTU, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल को बोलते हैं अनुन्य, और सेल्फ को बोलते हैं स्व। स्वप्रेरकत्व, अनुन्य प्रेरकत्व। बहुत अच्छी बात है। स्वप्रेरकत्व, अन्य प्रेरकत्व होता क्या है? देखो, जिस कुंडली में करंट फ्लो हो उसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होने लगे, मतलब इंड्यूस या चेंज इन फ्लक्स in the same coil through which current is passing is known as what? तो अभी सेल्फ इंडक्टेंस आया नहीं, पहले समझेंगे। समझते हैं सेल्फ इंडक्टेंस कब आएगा। ऐसे डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखूंगा आपको आएगा नहीं, तो पहले समझते हैं। एक कॉइल है, कुंडली। अब इस कॉइल में जैसे ही हम करंट पास करेंगे तो इसके एक्सिस पे, आपको पता है कि सोलेनॉइड के एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया। अब इसी में करंट पास हो रहा है, इसी में मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। क्या हो गया? चेंज। कैसे सर? फील्ड और फ्लक्स में तो अंतर होता है। हमने कहा ये वाला एरिया है कि नहीं आपके पास है, तो जब एरिया है तो फील्ड गुने एरिया फ्लक्स ही तो होता है। और जब फ्लक्स उत्पन्न होगा और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ई में वोल्टेज आएगा, करंट भी आएगा। तो यही कह रहा है कि देखो, एक जो कॉइल है, इसी कॉइल में करंट पास करेंगे और इसी करंट के पास होने से इसमें फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। मतलब जो फ्लक्स है वो किस पर निर्भर कर रहा है? सेम करंट, करंट पर निर्भर कर रहा है। कौन से करंट? जो सेम कॉइल में है। तो हम लोग इस साइन को इक्वल टू में बदलते हैं और यहाँ पर L लगाते हैं, और यही L है। इसी L को डिफाइन करेंगे, चेंज इन फ्लक्स अपॉन करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। हम आएंगे सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन पे, पहले फॉर्मुलेशन पे आते हैं। एक ही कॉइल है जिसमें करंट पास किए, उसी में क्या उत्पन्न हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स। जिसमें करंट पास किए उसी में मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, तब कहलाएगा सेल्फ। तब क्या कहलाएगा? सेल्फ। अगर हम लोग करंट पास करा रहे हैं इस कॉइल में, जिसको हम प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, प्राथमिक प्राथमिक कुंडली। अब करंट पास करा रहे हैं प्राथमिक कुंडली में, और ये मैं बिना टच किए हुए वोल्टेज अगर उत्पन्न हो जाए इसमें, तो हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट आपने देखा भी होगा हमारे चैनल पे। तो हम लोग इसको बोलेंगे अनुन्नय प्रेरकत्व। इंग्लिश में बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल आपस में है, इसमें करंट उसमें फ्लक्स, उसमें फ्लक्स तो इसमें करंट, या उसमें करंट तो इसमें फ्लक्स, दोनों में किसी एक में करंट और दूसरे में, तब इसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। और वहां भी फॉर्मूला हमारा M का वही निकलेगा, फाई बाई आई। लेकिन दोनों फाई बाई आई में सर दोनों L क्यों नहीं हो गया?
इसमें फाई बाई आई में अलग है, ए सेम फाई और सेम आई, मतलब सेम कुंडली में सेम क्वाइल में फाई और उसी क्वाइल में आई, लेकिन इसमें है फाई सेकेंडरी में और आई प्राइमरी में। तो सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन पे भी डेफिनेशन पे भी आएंगे, घबराने वाली बात नहीं, पहले समझने की चीज है। सेल्फ इंडक्टेंस स्वपरागकत्व का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू फाइव बाई आई, और यहाँ भी होता है M का भी फॉर्मूला होता है फाइव बाई आई। इसके लिए सोलेनॉइड के लिए कुछ और फॉर्मूला होगा, इसके लिए कभी भी एक के लिए नहीं आएगा, पेयर में आएगा, दो कुंडली के लिए होगा, दो क्वाइल के लिए होगा, दो सोलेनॉइड के लिए होगा और एक सिंगल सोलेनॉइड के लिए होगा। सिंगल सोलेनॉइड के लिए क्या फॉर्मूला होगा आएंगे, डबल सोलेनॉइड पे क्या फॉर्मूला होगा, मतलब पेयर ऑफ सोलेनॉइड के लिए क्या फॉर्मूला होगा, उस पर भी आएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमें ये समझना था कि सेल्फ क्यों कहा जाता है और ये आपको म्यूचुअल क्यों कहा जाता है। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छे शब्दों में समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं कि सर इसका डेफिनेशन क्या है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सर अब डिफाइन कैसे करेंगे? चलिए, सेल्फ इंडक्टेंस को सॉरी 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 इसको एल बोलते हैं। स्वप्रेरकत्व कहते किसको है? तो आप सिंपल कहिएगा प्रति इकाई विद्युत धारा के लिए, क्या क्या, प्रति इकाई विद्युत धारा के लिए उसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन के मान को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रति इकाई विद्युत धारा। आई का वैल्यू क्या हो जाए? 1। प्रति इकाई विद्युत धारा के लिए फ्लक्स में उसी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन के मान को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? स्वप्रेरकत्व। इतना कठिन नहीं समझ में आएगा तो सिंपल, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, अच्छा हिंदी बोल रहे थे तो कैसे परिभाषित करेंगे? तो समान कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तथा विद्युत धारा के अनुपात को, समान कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन तथा विद्युत धारा के अनुपात को क्या नाम देते हैं? स्वप्रेरकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व। फिर से सुनो, समान कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तथा विद्युत धारा के अनुपात को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। स्वप्रेरकत्व को L से डिनोट करते हैं, यह एक अदिश राशि है और स्व चाहे म्यूचुअल दोनों का ऐसा यूनिट हेनरी H होता है। हेनरी क्या होता है? H से डिनोट करते हैं। हेनरी किसका ऐसा यूनिट है? इंडक्टेंस का कि फ्लक्स का? इंडक्टेंस। बच्चा हमेशा गच्चा कहा जाता है कि सर इंडक्टेंस फ्लक्स, इंडक्टेंस फ्लक्स। ओके, आपको याद रखना है हेनरी, अगर आएगा हेनरी तो होगा इंडक्टेंस, और अगर आएगा वेबर तो होगा फ्लक्स, सिंपल भाषा में। चलो ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि कैसे डिफाइन करेंगे। अब थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों के साथ बेईमानी हो गया तो हम लोग डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज, एक ही, दूसरा भी डेफिनेशन है लेकिन उस पर नहीं जाना है भाई साहब, एक ही पे काम चलाना है। चलिए क्या लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन फ्लक्स टू दैट ऑफ करंट in the same coil. It is defined as the ratio of change in flux to that of current in the same coil. It is defined as the ratio of change in flux to that of current in the same coil या different coil, same coil. इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट इज हेनरी, डिनोट किससे करते हैं? H से। याद रखना आपको, सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग L से डिनोट करते हैं और फार्मूला L इज इक्वल टू फाइव बाई आई या फाइव नेट बाई आई या फाइव वी बाई आई, बात बराबर है भाई साहब। बस सेम कॉइल में कि डिफरेंट कॉइल में? सेम कॉइल में। यहीं से एक फार्मूला आता है हमारा फैराडेज लॉ, जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो ईएमएफ का एक फार्मूला बन जाता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ऐसे कैसे सर? हम लोग ऐसे ऐसे देखो, पाई इज इक्वल टू क्या है? एल आई, एल बाहर, डी आई बाई डी टी माइनस ड्यू टू फैराडेज लॉ। तो याद रखना ये फॉर्मूला ये बहुत काम का सौदा है।
जब हम पढ़ाएंगे घबराओ मत, मैं बताऊंगा उस समय बताऊंगा आपको कि क्या क्या कहानी है इसमें। ओके ओके ओके, अब आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस पर। सर म्यूचुअल इंडक्टेंस एम को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज आल्सो डिफाइंड एज चेंज इन फ्लक्स। अब इसमें लोचा है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल टू दैट ऑफ चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल और टू दैट ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। एक को ऊपर वाले को सेकेंडरी और फर्स्ट वाले को, नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा? प्राइमरी। तभी समझ में आएगा, तभी डेफिनेशन प्रॉपर होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो क्या डेफिनेशन है फिर से एक बार सुनो। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? इट इज डिफाइंड एज the ratio of change in flux in secondary coil to that of current in primary coil. It is defined as the ratio of change in flux in secondary coil to that of बड़ी टाइम लैप्स हो रहा है, to that of current in primary coil। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के। हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस किसे कहते हैं? दोनों इंडक्टेंस का ऐसे यूनिट हेनरी होता है। तो बोलो हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस किसे कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुन्नय प्रेरकत्व। तो कहिएगा द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तथा प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा के अनुपात को अनुन्नय प्रेरकत्व कहते हैं। फिर से सुनिए, द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तथा प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा के अनुपात या विद्युत धारा में परिवर्तन के अनुपात को ही क्या नाम देते हैं हम लोग? क्या नाम देते हैं भाई साहब? म्यूचुअल को हिंदी में बोलते हैं अनुन्नय प्रेरकत्व। इज क्लियर? बहुत अच्छे से लिखना है। एसआई यूनिट दोनों के लिए सेम होता है, हेनरी होता है। फॉर्मूला दोनों के लिए डिफरेंट था, एक के लिए फाइनेट बाई आई, 5i/i दोनों के लिए सेम था। फर्क क्या था? वहां सेम कॉइल में था, ये सेकेंडरी और प्राइमरी। दैट्स ऑल। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दैट्स नॉट ऑल, देयर इज द टॉपिक, देयर आर द टॉपिक्स एक्चुअली। चलो तो अब थोड़ा सा फॉर्मूला देखना है सर, फॉर्मूला बता दो आप। बिल्कुल, तो देखिए अगर एक सोलेनॉइड लेते हैं, इसमें अगर मैं पूछूं सेल्फ इंडक्टेंस बताओ, याद रखना म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। स्मॉल एन है और कैपिटल एन के टर्म में, तो इसी का फॉर्मूला याद रखना म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए। ठीक, याद रखना सिंपल सिंपल भाषा में। ए क्या है? तो इसका एरिया, एक लूप का एरिया है क्या है? ए। सर स्मॉल एन क्या है? तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, फेरों की संख्या, प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। ये एरिया हो गया। म्यू नॉट पता ही है तुम्हें, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एल होगा लेंथ, एल क्या होगा? लेंथ। फॉर्मूला याद रखना म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर तब होगा, म्यू नॉट अगर स्मॉल एन होगा, म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर तब ए इंटू एल होगा, एल इंटू में होगा। अगर एक कैपिटल एल आ जाए तो यहीं पे एल क्या हो जाएगा? कैपिटल एन स्क्वायर बाई में चला जाएगा एल। ये लुच्चा रहता है बच्चों को। ये किसके कारण है? ये सेल्फ है कि म्यूचुअल है? तो सेल्फ है। क्या है? सेल्फ। स्व है कि अनुन्नय है? स्व है। स्व प्रेरकत्व का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल, याद रहेगा। ओके, अब आते हैं म्यूचुअल। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n1, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n2। ये n1 n2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बता रहा है। तो याद रखना म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट n1 n2 ए इंटू एल। अब ए कौन है? तो छोटा वाला एरिया ए इंटू एल, ए स्मॉलर एरिया। छोटा वाला क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? छोटा वाला एरिया। मान लो एक बहुत बड़ा कॉइल ले रहे हैं और इसमें एक छोटा सा कॉइल इसके एक्सिस पे डाल दे रहे हैं, तो कौन सा एरिया कंसिडर करेंगे? बड़ा वाला है छोटा वाला? तो हमेशा छोटा वाला एरिया। हाँ, म्यू नॉट n1 n2 रहेगा, ये दोनों कॉइल का प्रॉपर्टी है, n1 और n2। और हमेशा याद रखना ये म्यूचुअल हमेशा दोनों कॉइल का प्रॉपर्टी होता है, किसी एक कॉइल का नहीं। तो आप याद रखेंगे म्यू नॉट n1 n2 a इंटू एल। ये एरिया, लेंथ दोनों का कॉमन लेंथ, दोनों का क्या होगा? कॉमन लेंथ।
इज दैट क्लियर? तो आपने सेल्फ देखा, आपने म्यूचुअल देखा, आपसे पूछा जाएगा डेफिनेशन तो डेफिनेशन लिख दीजिएगा, पूछा जाएगा फॉर्मूला, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बताओ सोलेनॉइड के कारण परिनालिका, हिंदी में बोलते हैं इसको, ओ हिंदी तो बोलना भूल गए, परिनालिका पूछेगा, नालिका पूछेगा, बताओ परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होता है? अब फटाक से जवाब दीजिएगा, म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए इंटू एल। अगर स्मॉल एन के टर्म में नहीं होगा कैपिटल एन के, तो म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए। ये तो हमेशा प्रोडक्ट में रहेगा। यहाँ भी यही देखो, एक याद रहेगा दूसरा भी याद रहेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर के बदले हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट एन वन एन टू ए इंटू एल। याद रखना, एक छोटा वाला एरिया कि बड़ा वाला, छोटा वाला। एक चीज और, अगर हम इसी सोलेनॉइड में अंदर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस घुसा दे, आयरन कोबाल्ट निकल कुछ भी घुसा दे, तब यही हमारा एल डैश का फॉर्मूला याद रखना है, म्यू नॉट नहीं, म्यू नॉट म्यू आर। क्या हो जाएगा? सिर्फ गुना क्या हो जाता है, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए इंटू एल। बात हमारा सब सेम है, सिर्फ म्यू नॉट कन्वर्ट हो जाता है म्यू नॉट म्यू आर में। म्यू नॉट म्यू आर एन वन एन टू ए इंटू एल, N1 N2 A इंटू एल, दैट्स ऑल। ये आपकी कहानी है। तो आपको याद आई होगी कहानी, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस इज दैट ओके। अब हम छोटे से टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ले दे नहीं सकता है? लेकिन उसके पास खुद का तो होगा ना भाई साहब, होगा होगा होगा। उसमें खुद का जो एनर्जी होगा, उसमें उसके मैग्नेटिक फील्ड में कितना एनर्जी कंटेन करता है मैग्नेटिक फील्ड, वो निकालना है। तो एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी देखने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एनर्जी। सर एनर्जी वाला फॉर्मूला बताइए, तभी तो एनर्जी डेंसिटी। हमने कहा चलो एनर्जी का फॉर्मूला दिखाते हैं कि अगर एक सोलेनॉइड है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल ले लें, तो इसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा, एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एल आई स्क्वायर। तुमने कहा मैं क्यों मानूं सर, एनर्जी का फॉर्मूला यही होगा, आप बताओ तो सही एनर्जी का फॉर्मूला कैसे यही होगा। हमने कहा देख लो सिंपल सा है। अच्छा एक चीज बताओ, W बाई क्यू इज इक्वल टू क्या हुआ करता था, V। तो डी डब्ल्यू बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू डी वी। या तुम ऐसे कह लो कि V इंटू डी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, W इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो, Q भी लिख सकते हो, तो आप डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, V डी क्यू, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट वर्क डन ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, V डी क्यू। और अभी अभी आपने V का फॉर्मूला निकाला है, V का फॉर्मूला निकाला था ना, एल डी आई बाई डी टी। कहोगे सर माइनस, हमने कहा मैग्नीट्यूड रखना है, और इधर क्या है डी क्यू, मैग्नीट्यूड रखना है। एल तो कांस्टेंट होता है बाहर, अब क्या बच गया, डी क्यू बाई डी टी क्या बन जाता है, आई। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आई डी आई। इंटीग्रेट कर देना है 0 से लेके 1 तक, पावर 1 है आपको